जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का डिस्कशन करेंगे। साथियों, इससे पहले टोटल आपका 9 सेट 19 सेट कंप्लीट हो चुका है और सभी प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर के साथ अपलोड हो गया है एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। ठीक है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला जो प्राधिकरण है वो है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 280 में बताया गया है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 243I में। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। केंद्र वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 और राज्य वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 243I। ठीक है, योजना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है, लेकिन अभी वर्तमान में इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। तो वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, वित्त आयोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में बता चुके हैं। तो देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने चाहिए। तो देखिए, केवल बी ऑप्शन में दिया है 6% वैध मत। ठीक है, अथवा 4 राज्य या फिर इससे अधिक राज्यों में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली, इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर से रिपीट कर देते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है या फिर इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। किसे? तो संप्रभुता को, भूभागीय अखंडता को, संघीय प्रणाली को, न्यायिक समीक्षा को और शासन की संसदीय प्रणाली को। ठीक है, 368 के तहत संशोधित या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? इसका सही जवाब है कम से कम 100 कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, 100। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो इसमें केवल अब तक एक बार ही संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 42वां।
इसके तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर बोला गया प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, तो संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो 1951 में। ठीक है, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। तो याद रखिएगा 1951 में संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। तो आपातकाल के बारे में 3 आर्टिकल में है, 352, 56 और 360। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया है 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि 3 बार लागू हो चुका है, कई बार बता चुके हैं। 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, जो कि वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ है। तो देखिए, राज्यसभा को आर्टिकल 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के मामले में राज्य सूची के विषयों पर और आर्टिकल 312 के अंतर्गत, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ये अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार। 2 मामलों में, एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, दूसरा 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के मामले में राज्य सूची के विषयों पर। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। और क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो अगर आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। इसके बाद आंध्र प्रदेश में, राजस्थान के नागौर से स्टार्ट हुआ था पंचायती राज। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो 73वां संशोधन। ठीक है, और 73वां संशोधन लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को ये अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसमें समय पार नहीं करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अच्छा, 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसी के तहत मौलिक अधिकार से जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया था इसी अधिनियम के तहत, और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300A में रखा गया है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? बताइए, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। डेली आप लोग क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और दूसरा क्लास है रात में 8 बजे। ठीक है, तो कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है?
तो इसका सही जवाब क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार। ये एक राजनीतिक अधिकार है। अच्छा, मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 326 में मत देने का अधिकार है, इसे भी ध्यान रखिएगा। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? तो साथियों, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो उनके कार्य भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? तो 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी इस प्रकार टोटल 34 जज होते हैं। तो इसके न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है भारत की संचित निधि को। और संचित निधि के बारे में आर्टिकल नंबर 266 में बताया गया है। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए बताइए, कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब है 1911 में। 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा, राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो इसको कहते हैं सर्वाहारी, यानी जो शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं उसको कहते हैं सर्वाहारी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो साथियों, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु। ठीक है। अच्छा, केवल वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो थियोफ्रिस्टस को माना जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक, लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक पूछे तो कार्ल लिनियस को माना जाता है। भारत में सजदा प्रथा किसने शुरू किया था? बताइए, भारत में सजदा प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो इसका सही जवाब है गयासुद्दीन बलबन। सर्वप्रथम सजदा प्रथा की शुरुआत करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन बलबन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? बताइए, लाई डिटेक्टर मशीन कौन सा है? तो यह है पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ। डी ऑप्शन सही है। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान की बात करें तो यह अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, तो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो ये क्वेश्चन सभी जानते हैं, अपोलो 11 था, जो कि 20 जुलाई 1969 को पहली बार चंद्रमा पर उतरा था। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा किस राज्य में स्थित है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? जिसको पता है कमेंट करके बता सकते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये है चंद्रमा पर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर पूछा जाता है। तो पुरातात्विक स्थल सूर्यकोटदा जो है ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। गुजरात के भुज जिले में स्थित है सूर्यकोटदा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। और इनकी पुस्तक याद रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर। किसकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है 1846 में सबसे पहले किया था पुरकिंजे ने। तो यहाँ पर देखिए पुरकिंजे दिया हुआ है, ए ऑप्शन आपका सही है। चार्ल्स डार्विन की बात करें तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? यानी कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, इसमें से बताना है। इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। त्वचीय उत्तक पशु उत्तक का प्रकार है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक ये सभी पशु उत्तक का प्रकार है, जबकि मरिस्मेटिक उत्तक, ठीक है, मरिस्मेटिक उत्तक ये पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, इसको हिंदी में बोलते हैं विभज्योतक उत्तक। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विभज्योतक उत्तक, ये पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो मरिस्मेटिक उत्तक है इसका काम क्या है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। तो मरिस्मेटिक उत्तक जो है पौधे की लंबाई और इसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करती है। ठीक है, कौन सा उत्तक? मरिस्मेटिक उत्तक। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये कोशिकाएं पौधे की लंबाई और इसकी मोटाई बढ़ाने में मदद करती है, मरिस्मेटिक उत्तक यानी कि विभज्योतक उत्तक। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये पशु उत्तक का प्रकार नहीं है, ये पौधों में पाया जाता है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? तो सबसे पहले शुंग वंश की स्थापना की बात करें, यह क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य वंश इससे पहले था, तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था कौन था? वृद्धरथ। तो इसकी हत्या किया था पुष्यमित्र ने, और पुष्यमित्र शुंग ने ही शुंग वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति। और देवभूति की हत्या इसके ही मंत्री वासुदेव ने किया था। देवभूति की हत्या किसने किया था? इसके ही मंत्री थे वासुदेव कण्व, इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद कण्व राजवंश की स्थापना होती है। तो इसका सही जवाब है कण्व राजवंश। तो सबसे पहले याद रखिएगा मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन आता है? शुंग वंश। शुंग वंश के बाद कौन आता है? कण्व वंश। मौर्य वंश के पहले कौन था? नंद वंश, जिसकी स्थापना महापद्मनंद ने किया था। नंद वंश का आखिरी शासक था घनानंद। तो घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से। उसके बाद मौर्य वंश आता है, और मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था वृद्धरथ, इसकी हत्या इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। फिर शुंग वंश का जो अंतिम राजा था देवभूति, कौन था? देवभूति, इसकी हत्या किया था इसके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने, और इसने कण्व वंश की स्थापना किया था। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब कुछ आपको लिख कर दे देंगे वन लाइनर फॉर्म में।
डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? अस्त्र जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। बताइए डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये जो है वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है अस्त्र। डी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसकी मारक क्षमता जो है 100 किलोमीटर से भी अधिक है। अस्त्र की मारक क्षमता कितनी है? 100 किलोमीटर से भी अधिक। ठीक, आगे देखिए 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1916 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये 31वां अधिवेशन था। 31वां अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। एक अधिवेशन पूछा जाता है 1907 वाला जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था। इसी में कांग्रेस 2 गुट में बटे थे। सूरत अधिवेशन 1907, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, इसी में गरम दल और नरम दल में विभाजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907, जिसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष ने। अगला क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करें। यानी उत्तर से ऊपर से स्टार्ट होना है और नीचे दक्षिण तक चलना है। दक्षिण में झारखंड है, ऊपर उत्तर नेपाल है। ठीक है, इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में क्या है आपका? पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोपालगंज, सीवान, बक्सर, रोहतास। तो इसमें से सबसे ऊपर आता है गोपालगंज। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर आता है गोपालगंज। गोपालगंज के जस्ट नीचे है सिवान। अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर गोपालगंज है तो इसके नीचे ही क्या है? सिवान। ठीक है, सिवान के जस्ट नीचे, फिर सिवान के नीचे आपका हो जाएगा इधर बगल में सारण है। ठीक है, सारण के बाद भोजपुर, फिर नीचे आपका क्या है? बक्सर। तो यहाँ पर बक्सर दिया हुआ, यानी गोपालगंज, फिर सिवान, फिर बक्सर और लास्ट में रोहतास। रोहतास सबसे नीचे है। मैप को निकाल कर देख लीजिए तो यहाँ पर क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? बताइए क्वेश्चन 31 के लिए आंसर क्या होगा? तो देखिए आपातकाल की बात करें, इसके बारे में किस भाग में बताया गया है? तो भाग 18 और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकालीन प्रावधान को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जब आपातकाल की स्थिति होती है तब आर्टिकल 19 के तहत जो आपको 6 मौलिक अधिकार दिया गया है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है हल्दिया बंदरगाह। ये कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? ये केरल में है। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और विशाखापत्तनम कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अच्छा, हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो हल्दिया बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? हल्दिया बंदरगाह को। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो समान नागरिक संहिता जो है ये डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है और ये आता है आर्टिकल 44 में। बी ऑप्शन आपका सही है। पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? ये लद्दाख में स्थित है पूगा घाटी। तो ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूगा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। और ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो
तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? देखिए, जब लोकसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्षता करता है उपाध्यक्ष, लेकिन जब दोनों अनुपस्थित हो तो उनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का ही कोई सदस्य। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, कल भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये शपथ लेता है या फिर नहीं लेता है। तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले वो लोकसभा का सदस्य होता है और लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही वो शपथ ले चुका होता है, इसलिए अध्यक्ष के रूप में फिर से शपथ नहीं ग्रहण करता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर झारखंड, सी ऑप्शन आपका सही है, झारखंड। ठीक है, भंडारण में पूछा गया इसलिए आंसर होगा झारखंड। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, आप लोग बताइए तो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके द्वारा लिखा गया है? रूसो के द्वारा। रूसो जो है एक फ्रांसीसी लेखक और दार्शनिक थे। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, भंडारण में झारखंड है, लेकिन उत्पादन करने वाला राज्य पूछे तो छत्तीसगढ़ है सबसे अधिक। भंडारण में भले झारखंड है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? आंसर है तूतीकोरिन। ये एक बंदरगाह है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है और ये तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? देखिए, जिस समय संविधान को अपनाया गया था उस समय 14 भाषाएं थी। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो पहले 14 भाषाएं थी, बाद में 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया है और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और कौन सी भाषा कब कब जोड़ा गया कल भी हम आपको बता चुके हैं। तो 14 भाषाएं पहले थी, तो इसमें से 15वीं भाषा जो जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है सिंधी। और ये कब जोड़ा गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। फिर एक 74वां संशोधन होता है, 1992 में। इसके तहत 3 नए भाषाओं को जोड़ा गया था। ट्रिक हमने बताया था, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, तो 14 एक 15, 15 3 कितना हो गया 18। तो 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया था 74वां संशोधन 1992 के तहत में। ठीक है, फिर से एक संशोधन होता है 92वां संशोधन होता है 2003 में और इसके तहत 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 92वां संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो यहाँ पर देखिए संथाली दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका सही है। सिंधी को जोड़ा गया है 21वां संशोधन और कोंकणी मणिपुरी को 74वां। ठीक, तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है या फिर क्लास का नोट्स चाहिए, जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं 1 लाइनर फॉर्म में, या बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमको PDF चाहिए।